राम राम सभी दोस्तों को। आज की क्लास है मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट होने वाले, खास तौर से एसएससी जीडी के लिए। और एंड जो भाई दोस्त एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, और जो आने वाला एग्जाम है ग्रुप डी उसके लिए, और जो अभी राजस्थान में चल रहा है ना वीडियो, उसके लिए भी बेनिफिट होने वाली ये क्लास है। तो मैं इसमें कुछ मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, मॉक टेस्ट की तरफ मान सकते हो आप इससे कैसे भी करके। ठीक है ना। तो क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम खर्च किए हुए गवाए हुए। पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 45,4,500 रुपये 6 वर्षों में 4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज करो। ओ सिंपल क्वेश्चन है, तो साधारण ब्याज करना है, तो ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट याद करना है। एस आई बराबर हो जाएगा मूलधन। तो सूत्र होता है इसका पी गुणा आर, आर दर गुणा टी बटा 100। ये तो अगर सिंपल क्वेश्चन है। देखो, तो पी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4500, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर आर 4% दे रखी है, और गुणा 6/100 से भाग दे दो। करो, दो जीरो से दो जीरो कट की, चौका 24, 24 गुणा 45 कर लो रे भाई। तो 45 गुणा 24 करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 24 पंजे तो 120 होगी, हासिल के 12, 24 चौक 96 और 12 हो गए 108। तो आपका आंसर हो जाएगा 1,080 रुपये। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का ये आंसर है, ये होगा और क्या होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो। देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, जब बी और सी 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए 20 दिनों में कर सकते हैं। तो यदि ए बी सी मिलकर काम करे तो काम कितने दिनों में हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो वो कह रहा है कि ए प्लस बी तो 12 दिन लेते हैं, जबकि बी प्लस सी मिलकर करे तो 15 दिन लेता है, और सी प्लस ए मिलकर करे तो 20 दिन में काम करता है। ठीक है, सही है ना यहाँ तक। अब कुछ नहीं करना, पहला काम है इसका एलसीएम लेना का। तो एलसीएम वह फैक्टर होगा जिसमें तीनों संख्याओं का भाग चला जाए। ठीक है ना। तो देखो भाई, इसमें एलसीएम लेने का सबसे तरीका है कि पहल पहल बड़ी संख्या को उठाओ। तो बड़ी संख्या इसमें 20 है। अब देखो, अगर मैं मान लूँ एलसीएम 20 ले लूँ तो क्या 20 में 12 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। फिर 20 का डबल 40 ले लूँ, 40 में 12 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 60 ले लूँ, क्या 60 में 12 का भाग जाएगा, आ जाएगा। 15 का जाएगा, 15 का जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास में 60। ठीक है ना, 60 एलसीएम आ जाएगा। देखो, तो भाई 12 का भाग 60 में कितनी बार गया, आप कहोगे कि 5 बार गया। 15 का भाग कितने कितनी बार गया, 4 बार गया। सही है ना। और 20 का भाग कितनी बार चला गया, ये चला गया 3 बार। अब देखो, अब ये आइए क्या आ गई इनकी काम करने की इफिशियंसी। तो देखो, इनको जोड़ दे जब, तो ये 2 कोष्टक ए प्लस बी प्लस सी 2 किलो का, क्योंकि ये ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। ठीक है ना। कितनी बार आ रहा है, 5 3 9 और 12, तो इफिशियंसी 12 आ गई। ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 12/2, कितना आ गए 6। ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करें। तो भाई देखो, एक दिन में तीनों मिलकर 6 काम करते हैं। ठीक है ना। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, तो 60 काम कितने दिनों में हो जाएगा। तो 60 में 6 का भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए 10 दिन आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सही है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, समझ में आएगा। देखो, अगला क्वेश्चन है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक टॉस बेलन का आयतन 231 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है भाई। इसमें बेलन की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, कह रहा है। देखो, मैं देखो, ये एक बेलन है भाई। सही बोल गया ना, बेलन तो जच्चा ना। अब देखो, इसमें इसकी ऊंचाई दे रखी है, तो यह ऊंचाई हो जाएगी हमारे पास में जो कितनी है, जो हमारे पास में ऊंचाई दे रखी है इसकी 6। सही है ना। और इसका आयतन दे रखा है 231, 231। अब पूछा क्या है इसकी रेडियस, तो यह इसकी रेडियस है आर, यह इसकी रेडियस है आर। ठीक है ना। अब मैं यहाँ बता देता हूँ बेलन का, जो बेलन है,
तो बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का आयतन शायद सब जानते हैं इसको, तो जब से गणित शुरुआत हुई ना तब से पढ़ रहे हैं बेलन बेलन बेलन, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में खूब पढ़ा है बेलन। तो यार क्या होता है आयतन? बेलन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो हमारे पास में आयतन दे रखा है 231। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर स्क्वायर 6 अपन को, और एच की वैल्यू कितनी दे रखी थी? तो एच की वैल्यू दे रखी है 6, ठीक है ना। तो एच की वैल्यू 6 लिख दो यार, गुणा में 6। अब देखो रे भाई, अब 231 दे रखे हैं, अपन को क्या चाहिए? अपन को आर चाहिए। तो आर स्क्वायर बराबर, ये उल्टा हो जाएगा, तो 231 गुणा 7 और अपॉन 6। 6 नीचे आएगा ना, तो 6 देखो, अब काट दो इसको, 2 से काट दो, 2 से कट जाएगा, 3 से काट दो, ये 2 बार कट गया, 3 से ये कितनी की बार कट गया भाई? ये कट गया, 3 से कट गया 7 और 4, 49 बार कट गया। सॉरी, कितनी बार कटेगा? 3 से कट गया ना 7 बार, 7 77 बार, सही है ना। और ये गुणा में 22, सही से नहीं है? सही है ना, 22 भी तो रह गया, कहाँ जाओगा? तो ये तो कट गया 77 बार। अब देखो, ये तो 77 बार कट गया, 11 से काट दो, ये 11 से 2 बार कट गया, ये 11 से 7 बार कट गया, सही है ना। तो ऊपर क्या बच गया? ऊपर तो बच गया 7 गुणा 7 बराबर 2 गुणा 2, बच गया ना। अब देखो यहाँ देख लो, इधर कर लेते हैं, आर बराबर ऊपर डबल 7 में से एक 7 आ जाएगा, और डबल 2 गुणा 2 में से एक 2 आ जाएगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 3.5। आएगी नहीं आएगी भाई? 7 में इसका भाग दोगे तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे पास में 3.5 सेंटीमीटर, सही है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो एसएफ एलसीएम का क्वेश्चन है। दो संख्याएं हैं जो 7:11 के अनुपात में, यदि उनका महत्तम समापवर्ती मतलब एचसीएफ जो 28 है, दोनों संख्याओं का योग है। देखो रे भाई, तो माना कि संख्या, एक संख्या ए है, एक संख्या गुणा बी है, और इसके बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो भाई एचसीएफ क्या होता है? जो ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। तो ये एच क्या है? इन दोनों में भी कॉमन है, यहाँ भी एच गुणा हो रहा है, यहाँ भी एच गुणा हो रहा है, ऐसे मान सकते हैं अपन। तो रही बात इनकी, तो ये 7 इनसे भी गुणा होगा, मतलब 7 ये 28 में भी गुणा हो रहा होगा, और ये 7 ये 28 इन 11 में भी गुणा हो रहा होगा, कह सकते हैं, होगा ना। अब पूछ रहे हैं कि इन दोनों का योग कितना होगा, तो गुणा कर लो। तो 7, देख 7 गुणा 28 कितना होता है? 196, योग कर रहा है तो जोड़ लो प्लस। और 11 गुणा 28 कितना था? 11 8 200, ये हो गया 280, 200 इसमें 28 जोड़े तो 304 हो गया ना, 308 हो गया। तो ये हो गया 308, तो जोड़ा तो कितना हो गया? 14, असल को 1 10 और ये 504, तो इसका आंसर हो जाएगा 504। तो देखो भाई, कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। 28, किसी भाई को 28 का पहाड़ा नहीं है, नहीं तो 7 से 28 कर लो, 7 को 28 से कर लो, फिर 11 का नहीं है तो 11 को 28 से कर लो। अब मेरे को तो डायरेक्ट आ जाता है यार इतना तो। अगला देखो, और ये आ गया रीजनिंग का क्वेश्चन, आ गया खालिस्तान ज्ञात करना है यहाँ। तो देखो इसमें क्या हो रहा होगा। अब देखो रीजनिंग का क्वेश्चन, पहला काम तो करते हैं इनको जोड़ने का। भाई या तो सीधा सीधा 1 और 2 जोड़ा तो 3 आ गया, ऐसा सब कर सकते हैं। ऊपर का तो हो रहा है, लेकिन नीचे देखो 11 और 7 को जोड़ा तो 18 नहीं आ रहा, तो जोड़ने का तो मतलब नहीं लग रहा। नीचे करते हैं, नीचे में कुछ स्क्वायर हो रहा है क्या? तो 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है, और नीचे लाना 120। अगर मान ली 11 121 में से 1 गया तो 120 बच गया ना, सही है ना। तो मतलब 11 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कह सकता हूँ मैं, तो 120 आ गया। इसी प्रकार 7 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, और ये 2 माइनस 2 का स्क्वायर कर सकता हूँ। तो 7 का स्क्वायर तो होता है 49, और 2 का स्क्वायर 2, तो मेरे पास आ गया 45, जो कि इसमें दिया गया है। अगला दे रखा है, अगला कर दूँ मैं 5 का स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर, तो 5 का तो हो गया 25, 3 का हो गया 9, तो मैं कह सकता हूँ कि 16 बच गया। बोलो हाँ या ना। अगर थोड़ी बहुत भी समझ में आ रही हो ना, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को।
नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है भाई, नहीं आएगा तो क्यों करोगे, सही है ना बात। अब देखो एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ चुका है, आपको दिया गया कि यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांग समेत त्रिभुज पी क्यू आर के और ए बी की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर और पी क्यू 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यू आर बी सी का कितना प्रतिशत है। वाह क्या बात है, जबरदस्त है ना। तो देखो भाई अब इस क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ आपको, देखो ये त्रिभुज दिया गया है कोई, सही है ना। अब देखो क्या दिया गया, कह रहा है कि सर्वांग समय ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ये पी है और ये क्यू है और ये आर है। कह रहा है कि ए बी 10 है और बी सी 4 है, सही है ना, और पी क्यू 6 है, और पूछा है कि क्यू आर बी सी का कितना है, बी सी का कितना प्रतिशत। तो पहला काम तो भाई ये क्यू आर भी ज्ञात करने पड़ो, माना कि ये एक्स है। तो भाई देखो मैं यहाँ एक छोटी सी प्रॉपर्टी बता देता हूँ आपको। जब भी सर्वांग सम की बात करें ना, ये जब भी सर्वांग सम की बात करें ना, तो एक प्रॉपर्टी होती है, उसको याद रख लेना कि जो ए बी होगा, जो ए बी होगा अपॉन होगा बी सी के, सही है ना, और जो पी क्यू होगा ये अपॉन होगा क्यू आर के, सही है ना। इसका इससे इधर देखो, सही है ना, तो ये प्रॉपर्टी है। अब देखो रे भाई, एक सेकेंड, देखो मैं आपको यहाँ एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ। इसमें देखो जो ए बी होता है, हाँ ये पेंसिल, देखो जो ए बी होता है अपॉन होगा, अब जो ए बी है तो इसके सामने की भुजा जो ये है ना, ये इसी का अपॉन हो जाएगा, तो ये पी क्यू हो जाएगा, बराबर बी सी, तो बी सी का अपॉन में होगा, ये बी सी के अपॉन में होगा क्यू आर, ठीक है। और एस सी, तो एस सी के अपॉन में होगा भाई क्या है, पी आर। बोलो रे हाँ या ना, सही है ना। अब देखो, अब ए ए बी तो 10 दे रखा है और पी क्यू कितना देगा है 6, और इधर देखो बी सी 4 और ये माना कि एक्स, देखो तो ये दे रखा है हमारे पास में 10/6 बराबर 4/x, अपन को x की वैल्यू चाहिए। तो देखो काट दो, 2 से काट दो, ये 5 बार कट जाएगा और ये 2 से 3 बार कट जाएगा। तो देखो ये तो हो गया 5x और ये हो गया 12, ठीक है ना, 12। तो x बराबर हो गया 12/5। तो अपन कह सकते हैं कि x की वैल्यू आ चुकी है भाई साहब 2.4। बोलो सही है ना। अब वो क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि क्यू आर बी सी का कितना प्रतिशत है, क्यू आर बी सी का कितना प्रतिशत है। तो देखो बी सी तो 4 था, तो क्यू आर कितना है, तो ये क्यू आर तो 2.4 है, बी सी कितना है, बी सी 6 था, तो गुणा कर दो 100% के लिए। अब देखो कैलकुलेशन काटने के लिए मान लो यहाँ पॉइंट है, नहीं नहीं यहाँ 4 था, बी सी 4 था ना, तो ये बी सी 4 आएगा भैया। अब देखो पॉइंट हटाने के लिए यहाँ 0 लगा दो, तो इससे कट गया ये 6 बार, 6 का 24 और ये 0 से 0, तो ये कितना आ गया 60%। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा रे भाई 60%, 60%, 60%, सही है ना। अगला देखो, देखो कह रहा है कि 80 का 60% भाग चिन्ह 16 गुणा 70 का 30% क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूज गुणा होगा भाई, देखो कुछ नहीं करना, 80 गुणा 60% है तो 60/100 कर दो, सही है ना, भाग चिन्ह 16 गुणा 70 का 30%, 30/100 कर दो। अब देखो ये 2 जीरो तो 2 जीरो कट गई,
ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब यहाँ कन्फ्यूज ये होते हैं कि चने अधिकांश बच्चे स्टूडेंट इन दोनों को गुणा कर देते हैं और इनको भी कर देते तीनों के साथ, जबकि ऐसा नहीं करना है। अपन को ऐसा करना है 8 गुणा 6। अब पहला काम करते हैं भाग देने का, तो इसमें 16 का डिविजिबल करना है, 16 का भाग देना है तो 16 से भाग लगाना है, फिर गुणा है 7 गुणा 3 कितना होता है 21। अब 8 से कट गया ये 2 बार, 2 से कट गया 3 बार, 3 को दोनों को गुणा किया तो ये हो गया 63। तो आपका आंसर होगा 63, ऑप्शन नंबर 4। सही है ना, बोलो हाँ या ना। अगला क्वेश्चन, और इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है भाई। देखो देखो देखो, धड़ाकेदार क्वेश्चन भाई हो। एक पाइप 20 मिनट में एक टंकी को भर सकता है, जबकि एक रिसाव द्वारा पूर्ण भरी टंकी को 28 मिनट में खाली किया जा सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोला जाता तो टंकी को भरने में कितना लंबा समय लगता। मतलब एक पाइप तो है ए, जो टंकी को 20 मिनट में क्या कर देता है, भर देता है। सही है ना। जबकि एक रिसाव द्वारा पूर्ण भरी टंकी को 28 मिनट में खाली किया जाता है। दूसरा पाइप मान लो मैं बी, जो 28 मिनट में क्या करता है, खाली करता है। यो तो बेचारो भरा जा, और ये भाई साहब खाली कर रहे थे। कहते हैं ना कि एक तो कमाओ जे, दूसरो उड़ा दे जे पैसा में। तो यो तो कमा बाड़ो जे ए तो, और बी भाई साहब उड़ा बाड़ा जे। अगर मान लो यो कमाओ कमर ही उड़ाओ ज्यादा, तो नुकसान ही जाओगे गाड़ी में तो, घर में तो। देखो अब छोड़ो उस फालतू बात को। पहला काम है इनका एलसीएम लेने का। तो 20 और 28 का वैसा एलसीएम लेंगे जिसमें दोनों का भाग चला जाए। तो 28 सबसे बड़ी संख्या, 28 को लेंगे तो 28 में 20 का भाग नहीं जाएगा। 28 का दूना 56 होता है, 56 में नहीं जाएगा। फिर इसका 4 गुना 112 होता है, 112 में नहीं जाएगा। फिर इसका 5 गुना 140 होता है, 28 5 140 होता है। तो 140 में 20 का भी जाता है, तो एक में अपन लिख सकते हैं एलसीएम 140। तो 20 का इसमें कितनी बार जाएगा, 20 का जाएगा 7 बार, और 28 का जाएगा 5 बार। तो देखो ये तो प्लस आ रहा है, ये माइनस आ रहा है। अब प्लस माइनस ये घट जाएगा तो 2 बच जाएगा। तो मतलब ये डाल रहा है ये, और ये निकाल रहा है। ये तो एक तो 7 डालता है और ये 5 निकालता है। पूरी बननी है 140। तो कितना समय लगा, तो इसमें अपन कह सकते हैं कि 2 का भाग दे दो, तो 140 में 2 का भाग दे दोगे तो आपको लगेगा 70 मिनट। 70 मिनट का समय लगेगा भाई, ऑप्शन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर थे। तो मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिया इम्पोर्टेंट, जो कि सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट हैं। एसएससी के लिए आप दे लो, एसएससी जीडी के लिए, एसएससी जीडी और एनटीपीसी के लिए तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सही है ना। सबसे इम्पोर्टेंट है जीडी और एनटीपीसी, ग्रुप डी। और जो कोई भाई वो ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहा है तो कुछ क्वेश्चन लेंगे, कर उसका इतना नॉलेज तो नहीं है मेरे को, पर एसएससी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए तो एकदम बेनिफिट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। अगर थोड़ी बहुत चौकी लगी हो, कुछ समझ में आए हो, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर नहीं लगी हो तो देख लेना आपके हिसाब से। ठीक है ना। अब यहीं बंद करते हैं क्लास को। सभी को राम राम।